प्यारे बच्चों, आज हम NCERT कक्षा 5 हिंदी रिमझिम में पहला पाठ राख की रस्सी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? इसका उत्तर होगा, हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते? इसका उत्तर होगा, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। अगला प्रश्न है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मक्का और सोयाबीन। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लिखेंगे लेह, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी, और जातिवाचक संज्ञा में आएंगे धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, धातु सोना और भोजन में आएंगे रोटी, दाल और चावल। शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और वेशभूषा में आएंगे धोती, साड़ी और कमीज। तुम शेर, मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकालकर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा लेकर आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करें। अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ।
इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वो बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो। जिसमें सबसे पहले है, चैन से ज़िंदगी चल रही थी, तो इसको हम लिख सकते हैं, जिंदगी आराम से कट रही थी। दूसरा है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो इसे हम लिख सकते हैं, वह होशियार नहीं था। इसके बाद है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो इसे हम लिख सकते हैं, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, तो इसे हम लिख सकते हैं, उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। अगला प्रश्न है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वहीं जो व्यक्ति समझदारी से बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। अगला प्रश्न है, कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर लड़के और लड़की को कोई नाम दो। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, लोनपोगार के बेटे को हम नुखू नाम देंगे, जबकि उस लड़की को डावा नाम देंगे। आई होप ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।